हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। क्या 2.0 के सारे बच्चे लाइव हो चुके हैं? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? बहुत जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार बता दो, क्या सबको आवाज आ रही है? यस यस, वॉइस इज क्लियर। क्या मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस यस, सिया स्पाइडरमैन भी आया आज क्लास करने के लिए। वेलकम स्पाइडरमैन, उड़ के जरा दिखाओ। चलो चलो चलो, केशव, किरण, दिया, यस, नव्या, दीपक, यस यस, जो बच्चे आ गए हैं बहुत जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। यस, नीतीश, संजना, मनप्रीत, योगिता, चारू, भव्या, जानवी, ठाकुर, आयुष, नैन्सी, मात्रे, विवान, दिशा, यस, अक्षरा, भूमि, खुशबू, किशोर यादव, चिरंजीव, आरजू, रीत, ग्रेसी, जया, अनन्या, रिया, सुखप्रीत, गगनप्रीत, गगन, अनु, यस यस यस, हर्षित, यस एवरीवन, यस एवरीवन, तनीषा। चलो 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 बच्चों, अगर आप लोग आ गए हो तो बहुत जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो, बहुत जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो और फिर वी विल स्टार्ट द क्लास। जो बच्चे आ गए हैं बहुत जल्दी से, एक बार बहुत जल्दी से सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो। एक बार बहुत जल्दी से सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो और फिर वी विल स्टार्ट द क्लास। चलो चलो, जल्दी से सब लोग अटेंडेंस लगा दो और देन वी विल स्टार्ट द क्लास। सब लोग क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। चलो एक बार अटेंडेंस लगा दो जल्दी से। यस वैष्णवी, यस यस, तन्वी, डॉक्टर स्ट्रेंज भी आए हैं। वाह, कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं। स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, पूरा मार्वल सिनेमा यही आ गया है। और कौन कौन आ गया है? मुफीद, दिवांश, तनिष्क, मनप्रीत, बढ़िया 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 हूं मैं, सही हूं। तुम लोग कैसे हो? यो यस यस, आयुष, रिकॉर्डेड तो है ही है, तभी तो नाम पढ़ पा रहे हैं। यस, खुशी, रूपा, स्वाति, रीत, इट इज लाइव, रिकॉर्डेड नहीं है ये। देखो तुम लोग का नाम भी पढ़ रहे हैं। जया, सानवी, दुष्यंत, श्रुति, गीतांजलि, यस यस यस, जितेश। चलो 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 चलो, सभी बच्चे आ गए, सभी बच्चे आ गए। एवरी स्टूडेंट हैज एंटर्ड द क्लास। तो चलो आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, सबका नाम ले लेंगे, सबका। चलो चलो, आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज अपना है बच्चों सेकंड लेक्चर फॉर द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहला लेक्चर तो हम लोगों ने देख लिया था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भैया ब्लड नाम की चीज होती है जो चीजों को ले आती है और चीजों को ले भी जाती है, ये पढ़ लिया था। अभी जो ब्लड नाम की चीज होती है इसके कुछ कुछ फीचर पढ़े थे और फिर इसके कॉम्पोजिशन पढ़े थे। याद है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसको घुमा घुमा के उसको अलग अलग कंपोनेंट में अलग कर लिए थे। नीचे आरबीसी था, फिर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स था और सबसे ऊपर जाके हो गया था प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है और 55% होता था और इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन और 1% में सोल्यूट। प्रोटीन कितने तरीके थे? 4 तरीके के पढ़ लिए थे, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में 3 भी, अल्फा, बीटा, गामा। सारा कहानी हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे थे। फिर हम लोग सोल्यूट पढ़े थे, बहुत सारे सोल्यूट थे, न्यूट्रिएंट्स थे, हार्मोन्स थे, विटामिन थे, पता नहीं क्या क्या सोल्यूट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करते करते यहां पे आ गए थे कि अब अपने को पढ़ने थे क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और फिर पढ़ना था प्लेटलेट्स। तो आज की क्लास में फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लेटलेट्स को हम लोग कवर करेंगे। अच्छा सर, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लेटलेट्स क्या है? देखो, जब ब्लड सेल्स बनती है, जब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तब बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। और जब किसी से टूट टूट के सेल बनेगी, नए तरीके से फॉर्मेशन नहीं हुआ, बस कोई एक बड़ी सेल थी, उसे टूट टूट के छोटी छोटी सेल्स बनती जाए, तो उसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं बोलते। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब वो जिनका डेवलपमेंट हुआ है, जो बने हैं। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का डेवलपमेंट होता है, वो बनते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स बनता नहीं है। प्लेटलेट्स एक बड़ी सी सेल होती है जिसको मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं, जिसके टूटने से छोटी छोटी सेल्स बन जाती है, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसीलिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लेटलेट्स हम लोगों ने लिखा है। तो आज की क्लास में देखो क्या क्या पढ़ेंगे।
आज की क्लास में पढ़ेंगे आरबीसी, और सब लोग इसको जो स्पेल करोगे वो आरबीसी करोगे, आरसीबी नहीं करोगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नहीं है ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स है। दूसरा आप लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, दूसरा पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और आखिरी में है अपना क्या, प्लेटलेट्स। तो आज की क्लास का जो टारगेट है वो है आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स, जहां तक हो जाएगा। अगर कोशिश करेंगे पूरा प्लेटलेट्स तक करने का, नहीं हो पाए तो आरबीसी तक, तो एटलीस्ट आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसके कुछ पार्ट्स तो हो ही जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पिछली क्लास में प्लाज्मा तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आरबीसी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे क्या, वो पढ़ेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। हेडिंग डाल देते हैं, और हेडिंग क्या है, हेडिंग है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड। हेडिंग डाल देंगे। आरबीसी का मतलब क्या है, आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, जिसको रेड ब्लड सेल्स का एक दूसरा नाम भी होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल रहे हैं आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी बोल रहे हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, रेड ब्लड सेल्स का एक दूसरा नाम भी होता है। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसके घर का नाम होता है इरेथ्रोसाइट्स। वो प्यार प्यार से लोग क्या बुलाते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। जैसे सबका घर पे नाम है, किसी का गोलू, किसी का छोटू, किसी का राहुल, कुछ अलग अलग नाम होते हैं। तो वैसे इसका भी एक कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। याद रखना, रेड ब्लड सेल्स का एक कॉमन नेम भी है, इसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स। चलो, तो हम लोग आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसके कुछ पॉइंटर्स हम लोग बनाएंगे, और ध्यान रखना जो यहाँ पॉइंटर्स आएंगे उनको बहुत सीरियसली लेके पढ़ना है, सारे पॉइंटर्स को ध्यान देना है। चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। पहले जो हम लोग रेड ब्लड सेल्स के बारे में कुछ बातें लिखेंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, या इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स के बारे में कुछ पॉइंटर्स है जो ध्यान रखने हैं। आरसीबी नहीं है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। चलो, पहली चीज, ब्लड में मिलने वाली सबसे ज्यादा कोई सेल है, ब्लड में मिलने वाली ऐसी सेल जो सबसे ज्यादा है, भरी हुई है पूरे ब्लड में, वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ध्यान रखेंगे, मोस्ट अबंडेंट, इसके लिए पहला पॉइंट लिख लेते हैं। आरबीसी के लिए पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाली सेल यही है ब्लड के अंदर, मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ब्लड। ब्लड में मिलने वाली सबसे ज्यादा कोई सेल है तो वो नाम क्या दे दोगे, वो दे दोगे आरबीसी। आरबीसी बहुत ज्यादा मिलती है अपने ब्लड के अंदर। सर कितनी मिलती है, मेल के अंदर बात करें, अगर ये सिंबल जो बना रहे हैं ना, ये सिंबल मेल के लिए, चलो लिख भी देते हैं, ये सिंबल है किसके लिए, मेल के लिए। तो अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर ध्यान रखना, ये होता है 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन, कितने में, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ध्यान रखेंगे कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। मतलब समझ लो, जैसे क्या कर लो, एक क्यूब बना लो। देखो तुम समझाते हैं, 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड का मतलब क्या है। देखो, एक हमने क्या बना लिया, क्यूब बना लिया। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक हमने क्यूब बना लिया, बढ़िया। ये मान लो ये हो गया क्या, ये हो गया अपना क्यूब, ठीक। अब इस क्यूब की एक खासियत है, इस क्यूब की एक खासियत है कि इस क्यूब में जो ये लेंथ है ये 1 मीटर है, ठीक है। जो ये हाइट है ये भी 1 मीटर है, जो ये अंदर की तरफ डेप्थ है वो भी 1 मीटर है। तो ये पूरा क्यूब कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब हो गया। ये पूरा 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। अब इतने वॉल्यूम में कितनी आरबीसी आ रही है, इतने वॉल्यूम के अंदर कितनी आरबीसी आ रही है, कितने वॉल्यूम के अंदर कितनी आरबीसी आ रही है।
ध्यान रखेंगे इतने वॉल्यूम के अंदर कितनी आरबीसी आ जा रही है। तो इसको अगर देखें तो इसके अंदर कितनी आरबीसी आ जा रही है, इसके अंदर जो है ढेर सारी आरबीसी आ जा रही है। और वो कितनी है, इस छोटे से बॉक्स के अंदर अगर देखा जाए ना तो 5 to 5.5 मिलियन आ जा रही है। कितनी, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी आ जा रही है इस छोटे से बॉक्स के अंदर। ध्यान रखेंगे, इसीलिए जो बोला है ना हमने 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड, इसका मतलब एक छोटा सा क्यूब इमेजिन कर लेना है। इसका मतलब एक छोटा सा क्यूब इमेजिन कर लेना है और उस क्यूब की लेंथ जो है वो 1 मीटर, हाइट जो है वो 1 मीटर और डेप्थ भी 1 मीटर। और इतने बड़े क्यूब में कितनी आरबीसी आ जाएगी, 5 to 5 मिलियन आ जाएगी। ये तो बात है मेल की। फीमेल में थोड़ा सा कम हो जाता है। फीमेल के अंदर अगर बात करें, इसी चीज को अगर हम लोग बात करें फीमेल में, तो फीमेल में आरबीसी थोड़ा सा मेल के कंपैरिजन पे कम हो जाती है। और फीमेल में जो आरबीसी काउंट है वो 4.5 to 5 मिलियन हो जाता है। 4.5 to 5 मिलियन, 4.5 to 5 मिलियन कितने में, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ध्यान रखेंगे मेल के अंदर ये अमाउंट होता है 5 to 5.5 मिलियन और फीमेल के अंदर ये अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब फीमेल के अंदर क्यों कम है, फीमेल के अंदर बच्चों एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ये थोड़ा सा आरबीसी काउंट को कम करता है, ये आरबीसी काउंट को थोड़ा सा कम कर देता है फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर आरबीसी थोड़ा सा कम और मेल के अंदर आरबीसी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा। मोस्ट अबंडेंट सेल है ब्लड के अंदर। दूसरा चीज, अगर इसको न्यू बॉर्न बेबी में देखोगे, इन न्यू बॉर्न बेबी, जो तुरंत जन्म लेना बच्चा है ना, जो जन्म लिया है बच्चा, उसकी बात करते हैं। इन न्यू बॉर्न बेबी, छोटू सा बच्चा जो है जिसका जन्म हुआ है, उस छोटे से बच्चे के अंदर अगर देखा जाए कितनी आरबीसी होती है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली ये हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 6.8 मिलियन हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 6.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, 6.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो बच्चे के अंदर आरबीसी ज्यादा होती है। क्यों, ये रीजन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। बच्चों के अंदर वो रिएक्शंस जो है ज्यादा होते हैं, उनको ग्रोथ ज्यादा होता है। रिएक्शन ज्यादा होंगे, ग्रोथ ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगा, और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो आरबीसी तो चाहिए ही, वही तो ले जाएगा सारी चीजों को। इसीलिए बच्चों के अंदर ये चीज ज्यादा होती है। ये ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंटर्स को लिख लेंगे, ये अपने पहले बॉक्स में आ जाएगा। ये सारा चीज लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे। इस सारी चीजें अपने को लिख लेनी है। चलो, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हम लोग को पता चल गई कि देखो रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट सेल होता है मेल के अंदर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। फीमेल के अंदर अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, 4.5 टू 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। बच्चों के अंदर इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, 6.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, क्योंकि बच्चों के अंदर रिएक्शन ज्यादा होते हैं, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, ग्रोथ ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, तो आरबीसी का अमाउंट भी ज्यादा होता है। ये बात क्लियर है। चलो, ये तो है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे समझते हैं कि आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल जो होता है, इसका इंक्रीज भी हो सकता है, बहुत ज्यादा इसका अमाउंट बढ़ भी सकता है, और इसका डिक्रीज भी हो सकता है। आरबीसी का इंक्रीज भी हो सकता है, आरबीसी का इंक्रीज भी हो सकता है, और आरबीसी का डिक्रीज भी हो सकता है। आरबीसी का इंक्रीज भी हो सकता है और आरबीसी का डिक्रीज भी हो सकता है। आरबीसी का अगर इंक्रीज हो रहा हो, आरबीसी का अगर इंक्रीज हो रहा हो तो इसको एक नाम देते हैं, ध्यान रखना। आरबीसी का अगर इंक्रीज हो रहा हो तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे पॉलीसाइथीमिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे।
अगर किसी के अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो हम लोग बोल देंगे उसकी कंडीशन क्या हो गई है, पॉलीसाइथीमिया वाली। डॉक्टर बनने वाले हो ना, जब डॉक्टर बनोगे तो टेक्निकल टर्म से बात करनी होगी। जैसे आप मान लो सीनियर से बात कर रहे हो, आप यूजी कर रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, सीनियर किसी डॉक्टर से बात कर रहे हो, तो ये थोड़ी ना बोलोगे कि इनकी आरबीसी बढ़ गई है, तुरंत अटेगा वहां पे। तो आपको बोलना होगा कि सर दिस पेशेंट हैज बीन गोइंग थ्रू पॉलीसाइथीमिया। अगला आदमी समझ जाएगा पॉलीसाइथीमिया बोल रहा है मतलब आरबीसी बढ़ गया है। पेशेंट को समझाने के लिए अब नहीं बोलने लगना कि हाँ भैया ऐसा है, पॉलीसाइथीमिया हो गया। वो कहेगा ये क्या होता है पॉलीसाइथीमिया। तो पेशेंट के लिए नहीं, ये डॉक्टर्स आपस में जो टर्म्स यूज करते हैं इसके लिए आपको पता होना चाहिए। पॉलीसाइथीमिया का मतलब है इंक्रीज इन आरबीसी। आरबीसी जब बढ़ जाए तो बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। अगर कोई बता सकता हो कि कब आरबीसी बढ़ जाती है, क्या हमने कोई कंडीशन बताया है जिसमें आरबीसी बढ़ जाती है? चलो पहले चैप्टर में क्या हमने कोई कंडीशन बताया था, एक बार बता दो। पहले चैप्टर में क्या कोई कंडीशन बताया था जिसमें आरबीसी बढ़ जाती है? कोई बता सकता है ऐसी कंडीशन जिसमें आरबीसी बढ़ जाती हो? डॉक्टर सेजल जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। यस हरमनप्रीत, वेरी गुड। पहले चैप्टर में एक बात बताई थी जहां पे आरबीसी बढ़ जाता था। यस 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 हर्षिता राइट, सैनी राइट, बहुत बढ़िया। संजना इज ऑल्सो राइट, भव्या इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया। सब पढ़ के आए हैं। तो अगर पढ़ के आए होगे तो आपको याद होगा पहले चैप्टर के लास्ट में AKA अपने कुछ एड ऑन से बताए थे कि अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पे जाता था तो आरबीसी बढ़ जाता था, याद है? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता था लेकिन बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाता था। तो आरबीसी बढ़ता तो है। पॉलीसाइथीमिया या आरबीसी का इंक्रीज कब होगा? एट हाई ऑल्टीट्यूड। एट हाई ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड पे ये चीज हो जाता है। एट हाई ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड पे हो जाता है क्या? पॉलीसाइथीमिया। अच्छा इसके अलावा डिक्रीज इन आरबीसी को भी एक नाम देते हैं। डिक्रीज इन आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इसको नाम देते हैं क्या? इसको बोलते हैं इरिथ्रो का मतलब आरबीसी, साइटो मतलब उसकी सेल कम हो जाती है, और पीनिया का मतलब कम, डिक्रीज हो जाता है। इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इसका मतलब है डिक्रीज इन आरबीसी। जब आरबीसी कम हो जाएगी तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलेंगे। अच्छा ये होती है आयरन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ये होती है ड्यू टू आयरन या विटामिन B12, आयरन या विटामिन B12 की किसकी वजह से? कमी की वजह से। ड्यू टू आयरन विटामिन B12 डिक्रीज, या डेफिशिएंसी लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा। डेफिशिएंसी आयरन या विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तब जो है वो कंडीशन कौन सा हो जाएगा? वो कंडीशन हो जाएगा इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया को एनीमिया भी बोल सकते हो। खास करके जब आयरन की कमी हो जाए तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं ना, कि पेशेंट को अनीमिया हो गया है, मतलब उसको किसकी आयरन की कमी हो गई है, उसका आरबीसी बहुत कम हो गया है। ये बात ध्यान रखना है सबको। जल्दी से सारी चीजें नोट डाउन कर लो। ये अपने हो गए बॉक्स नंबर 2, सेकंड पॉइंट इसमें सारे आ गए। ठीक है, जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो। इसको भी नोट डाउन कर लो। जल्दी पढ़ाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। हो गया? डन? चलो वेरी गुड। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट भी पढ़ लिया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, और ये है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को रिलेटेड। ये जो थर्ड पॉइंट है ये है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो एक बात याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को एक नाम देते हैं हम लोग। अगर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज
आरबीसी के फॉर्मेशन को एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या है? आरबीसी के फॉर्मेशन को एक नाम देंगे, और वो नाम क्या है? वो है, बता सकते हो? आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या नाम देते हैं, बता सकते हो? हीमोपोइसिस नहीं बच्चों, हीमोपोइसिस नहीं, हीमोपोइसिस तो ब्लड के फॉर्मेशन को बोलते हैं। अब ब्लड में भी आरबीसी पूछ रहे हैं, ब्लड में भी आरबीसी। यस, सही है, सही है, बहुत बच्चों को सही आंसर पता है। इसका मतलब नाम होता है इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, और हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ध्यान रखना, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब ये आरबीसी का फॉर्मेशन देखो कैसे होता है, देखो ध्यान समझना। जैसे ये बच्चा है, मान लो जैसे ये बच्चा है, जो बच्चा डेवलपमेंट वाले स्टेज पे होता है ना, पेट के अंदर जब रहता है वो डेवलपमेंट वाले स्टेज में होता है, तो कुछ ऐसा दिखता है। और इस बच्चे के अंदर ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं यॉर्क सैक। जैसे ये तो है बेबी, ये तो है एम्ब्रियो बोल देते हैं, छोटा सा बच्चा है ना, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो है ये। और ये जो है इसको बोल देते हैं यॉर्क सैक, इसको बोल देते हैं यॉर्क सैक। तो बच्चे के चारों तरफ ना एक कवरिंग होती है जिसको यॉर्क सैक बोलते हैं। जो पहली कवरिंग होती है, जैसे ये जो दिख रहा है ना, इसको यॉर्क सैक बोल देते हैं। ये कवरिंग है बच्चों के पहले। तो ये जो यॉर्क सैक होता है ना, इसी में पहली आरबीसी बनती है बच्चों। तो जो फर्स्ट आरबीसी बनती है, फर्स्ट आरबीसी बनती है, वो कहां पे बनती है? यॉर्क सैक में। यहां लिख लेते हैं, यॉर्क सैक में अपनी पहली आरबीसी बनेगी। यॉर्क सैक जो होता है, इस यॉर्क सैक में क्या होगा? फर्स्ट आरबीसी फॉर्म्ड होती है। इसमें लिख लेते हैं फर्स्ट आरबीसी फॉर्म्ड, फर्स्ट आरबीसी फॉर्म्ड होती है इसमें, फर्स्ट आरबीसी फॉर्म्ड। कहां पे? यॉर्क सैक में पहली आरबीसी बन जाती है। अब इसके बाद यॉर्क सैक में तो बन गई, अब इसके बाद फिर कहां पे बनेगी? इसके बाद फिर कहां पे बनेगी? ध्यान रखेंगे, अब जो आरबीसी है, पहले तो यॉर्क सैक में, जब बच्चा पेट में होता है ना, तो आरबीसी वहां पे बनती है। फिर बच्चे में जब कुछ कुछ डेवलपमेंट हो जाता है, तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे 3 ऑर्गन है, स्प्लीन, लिवर और प्लेसेंटा। 3 ऑर्गन है, या तो स्प्लीन में बनेगी आरबीसी, या तो लिवर में आरबीसी बनेगी, या तो मदर और बच्चे के बीच में जो फंक्शनल कनेक्शन होता है, मदर और बच्चा जो है वो एक चीज से जुड़ा होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा, तो या तो वहां पे होता है स्प्लीन से, या तो होगा, या तो लिवर से होगा, या होगा प्लेसेंटा से। स्प्लीन क्या होता है सर? स्प्लीन जो है ना, एक लोब्यूलर ऑर्गन है जो कि अपने हार्ट के आसपास मिलता है। हार्ट के आसपास एक ऑर्गन मिलता है जिसका नाम है स्प्लीन। तो वो स्प्लीन से, या तो लिवर से, या प्लेसेंटा से आरबीसी बनेगी। और ये कब बनेगी? फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये बनेगी फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे आरबीसी यहां पे बनेगी, फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या तो स्प्लीन में, या लिवर में, और या फिर प्लेसेंटा में। और फिर जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, उसका हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, तो वो बच्चा जो है, वो जो बच्चा है बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तब उसके अंदर जो आरबीसी बनेगी वो बनेगी रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। आरबीसी कहां बनेगी? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में कब बनेगी? एडल्ट स्टेज में, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तब की बात हो रही है, जब उसका बर्थ हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, एडल्ट स्टेज में रेड बोन मैरो बनेगी। ये रेड बोन मैरो क्या होता है? जो हमारी बड़ी बड़ी बोन्स होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पे बड़ी लंबी बोन होती है, यहाँ लंबी बोन होती है, पैर में लंबी बोन होती है, चेस्ट रीजन पे लंबी लंबी बोन होती है, तो जो लॉन्गर बोन्स होती है, इसके सेंटर पे एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। खास करके वो रेड दिखता है तो रेड बोन मैरो बोल रहा है, और उस रेड बोन मैरो में ये सारी चीजें बनेगी। क्या? आरबीसी बनेगी। तो आरबीसी यॉर्क सैक में बनती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, सॉरी, जब वो पहली आरबीसी जो बनेगी वो यॉर्क सैक में बनेगी। इसके बाद जब बच्चे का डेवलपमेंट होता रहेगा तो लिवर में, स्प्लीन में, पेनक्रियास में, तीनों में से किसी में भी बन सकती है। और रेड बोन मैरो में बनेगी एडल्ट स्टेज में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ये अपने हो गए नेक्स्ट पॉइंट्स, ये हो गए अपने नेक्स्ट पॉइंट्स।
ये हो गया अपने नेक्स्ट पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। पहली आरबीसी कोई पूछे कहां बनेगी, तुरंत बोलना यॉर्क सैक में। फिर पूछे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कहां बनेगी, तो बोल दोगे या तो स्प्लीन में या लिवर में या प्लेसेंटा में। लेकिन अगर पूछे कि एडल्ट स्टेज में कहां बनेगी, तो सिर्फ क्या बोलोगे, सिर्फ बोलोगे रेड बोन मैरो में बनेगी, सिर्फ बनेगी रेड बोन मैरो में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, आरबीसी जो होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। यह भी नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता ही नहीं आरबीसी में। क्या बचपन में नहीं होता? नहीं, बचपन में होता है, एडल्ट स्टेज में नहीं होता। तो ऐसे लिख लेते हैं मैच्योर आरबीसी, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लिख लेते हैं मैच्योर आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे लिख लेते हैं मैच्योर आरबीसी, जो एडल्ट वाली ना, बड़ी वाली आरबीसी होती है जब एडल्ट स्टेज में जाती है। मैच्योर आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? नहीं होता है। मैच्योर आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इसको हम लोग बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। इसको एक टर्म यूज कर सकते हो और क्या बोल सकते हो? ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड, ध्यान रखेंगे। तो जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वो कैसी होती है? ई न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते। मैच्योर आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते। एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, as well as membrane bound organelles. membrane bound organelles. membrane bound organelles जैसे क्या क्या? जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER लिख दे, अब तो याद हो गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो ये सब चीज एंड सो ऑन, ध्यान रखेंगे। तो इनके अंदर क्या नहीं होता है? इनके अंदर आरबीसी के अंदर ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे ये सब है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। और इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। मैच्योर जो आरबीसी होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए ई न्यूक्लिएटेड टर्म यूज किया हमने। अब सोचो अगर किसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए यूज होता है ये बता दो पहले। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्यों? ये हमको बता दो। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल? व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बता दो ये बात, बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों ही बोलते हैं? ऐसा क्या कर देता है वो? Why mitochondria is called powerhouse of the cell? बता सकते हो? यस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर वो बनाता है, सर भी छोड़ो, भैया बोलना कि भैया वो बनाता है क्या? एटीपी। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी बोलते थे। बढ़िया है। क्या एटीपी बनाने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए? यस, हाँ भैया चाहिए। तो एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ध्यान से देखो, इसके पास तो क्या नहीं है? इसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। तो क्या इसको एनर्जी नहीं चाहिए?
हाँ इसको एनर्जी चाहिए, इसको एटीपी तो चाहिए, तो वो कैसे बनाएगा? वो बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन होता है तब तो माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे एटीपी बनता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ध्यान रखेंगे। तो आरबीसी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा रेस्पिरेशन होता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन आरबीसी। ये बात ध्यान रखेंगे, इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये सब चीजें नहीं है इसके अंदर, इसीलिए एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन आरबीसी। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in RBC. Anaerobic respiration occurs in RBC. Occurs in RBCs. RBCs के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है? एनएरोबिक, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन वहां कैसे कराएं? तो छोड़ो ऑक्सीजन को, सीधे सीधे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लो। ठीक है, याद रखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा आरबीसी के अंदर। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोगों ने कर लिया है, अपना नेक्स्ट पॉइंट जो वी हैव कवर्ड। ये हम लोग आरबीसी के फीचर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आरबीसी के अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, सारी चीजें क्लियर करते चल रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट बात कर लें, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट कर लें, यहां तक क्लियर है? हो गया? हो गया? अरे पढ़ाई कर लो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग चैट बॉक्स में? ये सब काम नहीं देने वाला है, ये सब कुछ काम नहीं देगा। परेशान होते रहो तुम, उसको मैसेज करते रहो, तुमको मैसेज करते रहे, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं है। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या मतलब है? तो सीरियस होके पढ़ाई कर लो एकदम, पढ़ाई के टाइम पे ना एकदम पढ़ाई। बीच बीच में टाइम दे दिया करेंगे, बीच बीच में टाइम दे दिया करेंगे, ये सब हरकतें कर लेना। अभी तो जब पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ पढ़ाई करो, पूरा मन लगा के, पूरी ताकत लगा दो कि हाँ एक एक चीज समझ में आ जाए अपने को। ठीक है, चलो चलो, तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आरबीसी के शेप की बात करते हैं, आरबीसी की शेप की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का शेप। आरबीसी किस शेप का होता है? आरबीसी जो होता है बाइकॉनकेव डिस्क शेप का होगा, याद रखेंगे, लिख लेते हैं। आरबीसी आर बाइकॉनकेव डिस्क शेप, आरबीसी आर बाइकॉनकेव डिस्क शेप, आरबीसी आर बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड। आरबीसी बाइकॉनकेव डिस्क शेप का होता है, और ये बाइकॉनकेव डिस्क शेप से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब ये बाइकॉनकेव डिस्क शेप क्या है? जैसे समझ लो, आप क्या करो, जैसे आटे बनाते हैं ना, आटे कैसे गोल गोल बनाते हैं, आटे कैसे गोल गोल बनाते हैं ना, वो पेड़ा बनाते हैं, तो पेड़ा बना लो और उसको बीच से दबा दो। आटे का वो पूरा पेड़ा बना लो, ऐसे रोटी बनाने के लिए पहले पेड़ा बनाते हैं ना, तो पेड़ा बना लो और उसको बीच से दोनों तरफ से दबा दो, इधर से भी इधर से भी। तो ये पूरा कैसा है? ये पूरा कैसा है? ये डिस्क शेप है। और जब आपने बीच से इसको दबा दिया, आपने इसको बीच से दबा दिया, सोचो, जब आपने इसको बीच से यहां से दबा दिया तो इधर से भी और इसके पीछे साइड से भी वो अंदर की तरफ धंस जाएगा। और अंदर की तरफ अगर ऐसे शेप हो गया, देखो अंदर की तरफ ऐसे शेप हो गया, तो इस शेप को क्या बोलोगे? इस शेप को बोलोगे कॉनकेव। और इधर की तरफ भी हो गया ऐसे, इधर की तरफ भी कैसा है? कॉनकेव। तो दोनों तरफ से कॉनकेव हो गया, बीच में बाई कॉनकेव बोल दिए। और ओवरऑल कैसा है? डिस्क शेप का होता है। कुछ ऐसा होता है आरबीसी। आरबीसी कैसा होता है? बीच में से धसा होता है और बाकी वो गोल सा दिखता है। तो आरबीसी आर बाई कॉनकेव डिस्क शेप, जिसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ड्यू टू विच क्या बढ़ जाता है? सरफेस एरिया। भाई ज्यादा जगह हो गई ना, सोचो सीधे सीधे जगह हो और ऐसे घूम के पूरा फिर ऐसे करके जगह हो, तो ऐसे ज्यादा जगह आ जाएगी ना, ऐसे करके ज्यादा जगह आ जाएगी और सीधा सीधा कम जगह आएगी, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आरबीसीआर बाइकॉनकेव डिस्क शेप ड्यू टू विच सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ड्यू टू विच surface area increases, due to which surface area increases। ध्यान रखेंगे, आरबीसी जो है बाइकॉनकेव डिस्क शेप होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ड्यू टू विच सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इज मोर एफिशिएंट। ज्यादा बढ़िया से गैस का ट्रांसपोर्ट होता है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इज मोर एफिशिएंट, एंड ट्रांसपोर्ट
ऑफ गैस, जो गैस होती है ना मेनली ऑक्सीजन होती है यहां से, तो एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इज मोर एफिशिएंट, ज्यादा बढ़िया तरीके से होता है, इज मोर एफिशिएंट, इज मोर एफिशिएंट। ध्यान रखेंगे आरबीसी बाई कॉन्केव डिश शेप का होता है जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ज्यादा बढ़िया हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शन याद रखेंगे, इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कैमल आरबीसी ऑफ मैमल्स कर लेते हैं, आरबीसी ऑफ मैमल्स, ये आरबीसी किसकी, मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो आरबीसीज ऑफ मैमल, ये लाइन ऐड कर लेना, आरबीसीज ऑफ मैमल्स, आरबीसीज ऑफ मैमल्स, मैमल्स की जो आरबीसी होती है, रुक जाओ, आरबीसीज ऑफ मैमल्स, आरबीसीज ऑफ मैमल्स, मैमल्स की जो आरबीसी होती है ये बाइकॉन्केव डिश शेप की होती है, मैमल्स जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है ना उनकी बात हो रही है, तो मैमल्स की आरबीसी बाइकॉन्केव डिश शेप की होती है जिसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, गैसेस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन याद रखेंगे एक्सेप्शन है कैमल और लामा, कैमल लामा मैमल ही है लेकिन इनके अंदर आरबीसी का शेप अलग होता है, कैमल और लामा, लामा भी एक वैरायटी है कैमल की, इनके अंदर आरबीसी क्या होता है, आरबीसी इनके अंदर होता है, आरबीसी इनके अंदर होता है बाई कॉन्वेक्स और डिश शेप होता है, इनके अंदर जो आरबीसी होता है वो होता है बाई कॉन्वेक्स एंड ओवल शेप बोल सकते हो, कैमल लामा आरबीसीज आर, एक्सेप्शन है बाई कॉन्वेक्स एंड ओवल, बाई कॉन्वेक्स एंड ओवल, याद रखेंगे एक्सेप्शन है कैमल और लामा जिसमें आरबीसी जो होता है बाई कॉन्वेक्स और ओवल हो जाता है, ठीक है, लिख लो इसको भी, लिख लो इसको भी जल्दी से, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट हो गया, आरबीसी को शेप को लेके अपना नेक्स्ट पॉइंट हो गया, जल्दी से लिख लो। अरे बहुत बाहर नहीं है ये एनसीईआरटी के, सब एनसीईआरटी के ही पॉइंट है, बस हम थोड़ा सा उसको एलिब्रेट कर रहे हैं। आप किताब की लाइन रटते हो, रटने से काम नहीं चलेगा, आप क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना वो समझने वाले आ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ एड ऑन्स करने ही पड़ते हैं, अपने को अच्छे से समझना होता है। चलो चलो चलो, क्लियर है ये बात, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं आरबीसी के अंदर होता क्या है, तो आरबीसी के अंदर रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, आरबीसी कंटेन्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, आरबीसी कंटेन्स red color, RBC contains red colored oxygen, RBC contains red colored oxygen storing complex protein, oxygen storing complex protein, और उसका एक नाम होता है, आरबीसी कंटेन्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और जो ऑक्सीजन स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है इसका नाम है हीमोग्लोबिन, कॉल्ड, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे हीमोग्लोबिन, ध्यान रखेंगे आरबीसी के अंदर रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी जो है रेड कलर का दिखता है, ड्यू टू विच, या ब्लड पूरा रेड दिखता है, ड्यू टू विच ब्लड अपीयर्स रेड इन कलर, इसी की वजह से, ड्यू टू विच
ड्यू टू विच ब्लड अपीयर्स रेड इन कलर, ड्यू टू विच ब्लड अपीयर्स, ड्यू टू विच ब्लड अपीयर्स रेड इन कलर, ड्यू टू विच ब्लड अपीयर्स रेड इन कलर। ध्यान रखेंगे। तो आरबीसी के अंदर रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसकी वजह से वो कैसा दिखता है, रेड इन कलर दिखता है, जिसकी वजह से वो रेड इन कलर दिखता है। अब हीमोग्लोबिन की बात करें, ये ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे, फिर से एक बार समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये दो चीज से मिलके बना था। हीमोग्लोबिन जो है ये दो चीज से मिलके बना था, अगर आपको याद हो। वो दो चीज क्या थी, वो दो चीज क्या थी, एक था हीम और एक था ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना है, एक है हीम जो कि कम होता है, 5% ही होता है, एक है हीम जो कि 5% है, और एक है ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन जो कि 95% है, ज्यादा जो है वो ग्लोबिन है, 95% है। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, हीम का मतलब क्या होता था, हीम का मतलब होता था आयरन, वो भी +2 स्टेट में। हीम का मतलब होता था Fe+2, दैट इज फेरस। आयरन जो कि किस स्टेट में है, +2 स्टेट में, ये आयरन ही तो है। आयरन जो +2 स्टेट में है, फेरस कंडीशन पे है, वो ही में होता है। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन चेन, पहले भी बताया था इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन चेन। ग्लोबिन का मतलब क्या है, ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन चेन। अब प्रोटीन चेन कितनी होती है, टोटल 4 होती है, जिसमें से 2 होती है अल्फा और 2 होती है बीटा। 2 होती है अल्फा और 2 होती है बीटा। 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन चेन में। ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कि ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, हमारे ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो 12 से 16 ग्राम। हमारे जो ब्लड होता है ना, 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाता है। तो एक बात और याद रखेंगे कि एवरी 100 ml ऑफ, इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई, एवरी 100 ml ऑफ, एवरी 100 ml ऑफ क्या, every 100 ml of blood contains, every 100 ml of blood contains कितना, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। कितना, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। every 100 ml of blood contains 12 to 16 ग्राम of hemoglobin, 12 to 16 ग्राम of hemoglobin, of hemoglobin। ये याद रखेंगे। तो 100 ml ब्लड में कितना, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और याद रखेंगे, ब्लड जो रेड कलर का दिखता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है। हीमोग्लोबिन में हीम है और ग्लोबिन है। ये सारी कहानी, इसमें से ये वाली कहानी तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी कुछ कुछ चीजें नई थी तो यहाँ पे लिख दी गई है। इसको जल्दी से इसको सारा चीज नोट डाउन कर लिया जाए, इसको भी नोट डाउन कर लिया जाए। ये अपना हो गया नेक्स्ट पॉइंट, नोट डाउन कर लो, इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये अपना आरबीसी का नेक्स्ट पॉइंट है। पॉइंट पर पॉइंट इकट्ठा होते जा रहे हैं, लिखते जाओ। हाँ, एडल्ट की बात हो रही है। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, सही है। ये बड़ों की बात हो रही है, इन एडल्ट लिख देते हैं। चलो, ये बात हो रही है इन एडल्ट, इन एडल्ट। बच्चों के अंदर ज्यादा हो सकती है, हम लोग बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बड़ों की बात कर रहे हैं। इन एडल्ट एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन।
देख लो, हो जाए तो बता दो जल्दी से। एनसीईआरटी ही तो पढ़ा रहे हैं। ये देखो, अब समझ लो, दो अलग अलग तरीके हैं। ये हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, बट हम लोग वो रीड नहीं कर रहे, लाइन टू लाइन उसको रीड नहीं कर रहे। एनसीईआरटी समझ रहे हैं अच्छे से, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते चल रहे हैं। आपको क्या करना है कि जब ये चीज हो जाए ना क्लास, तो अपनी किताब उठानी और एनसीईआरटी रीड करना है। देखो आपको हर एक पॉइंट समझ में आने लगेगा अपने आप, और वो चीजें फिर आपके माइंड में स्टोर होने लगेगी। और इसके अलावा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज तो है ही है, वहां तो कवर करेंगे लाइन टू लाइन। ये पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सपेंडेड वर्जन पे ले जा रहे हैं, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। तो घबराना नहीं है, ये किताब का ही है, बस आपको उस किताब को ना एक बार अपने से बढ़िया से पढ़नी है। अपने से बढ़िया से पढ़ोगे तो ये सब चीज, एक एक चीज क्लास में पढ़ाई हुई सब क्लियर होने लगेगी आपको कि अच्छा ऐसा हो रहा था। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया हो गया। चलो चलो, नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है। अगर कोई पूछे कि बताओ मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, ध्यान रखना, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी होता है, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और इसमें से पूछ ले कौन सी गैसेस, तो मेनली ऑक्सीजन। 97% तो ऑक्सीजन जो होता है वो आरबीसी से जाता है, तो मेनली ऑक्सीजन। हालांकि दोनों गैसेस जाती है, CO2 और O2 दोनों, लेकिन अगर मेनली पूछ ले तो ऑक्सीजन याद रखना, मेनली ऑक्सीजन। तो अपने को फंक्शन भी क्लियर हो गया आरबीसी का, कि आरबीसी का जो फंक्शन है वो क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये अपने हो गए नेक्स्ट पॉइंट, मेन फंक्शन वाले पॉइंट हो गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, अपन अगर बात करें लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की, आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है, एक अगर इसकी बात करें, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, 120 दिन होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है, 120 डेज, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड, इसके बाद ये खराब हो जाती है, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड। कहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है जाके स्प्लीन में, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन भी अपना जो ऑर्गन होता है ना, ये हार्ट के आसपास एक ऑर्गन है जिसको ग्रेवयार्ड, क्योंकि आरबीसी जाके वहीं पे खत्म हो रही है, उसका डेथ वहीं पे हो रहा है, तो जहां पे डेथ होता है उसको क्या बोलते हैं, कब्र गृह। हिंदी में कब्र गृह, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड। तो कोई पूछे आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहां है, आरबीसी कहां पे जाके खत्म हो जा रही है, कहां डिस्ट्रॉय हो रही है, तो स्प्लीन में। तो याद रखेंगे, इसको एक लाइन और लिख सकते हो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं इसको, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ध्यान रखेंगे, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन होता है। लिख लो इसको, लिख लो इसको, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो इसको। ठीक है, एक बात हम नोट करके यहां पे लिखा देते हैं कि 1% आरबीसी डेली खत्म हो जाती है। देखो 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद वो मर जाती है स्प्लीन में जाके। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि डेली का काउंट देखें तो डेली डेली ना 1-1% आरबीसी कम होती रहती है और उतनी बनती भी जाती है। देख लेते हैं कि ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि अबाउट 1% ऑफ आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड डेली, अबाउट
1% of RBC, about 1% of RBCs are destroyed daily, डेली वो उनका डेथ हो जा रहा है। अबाउट 1% ऑफ आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड डेली, बट उतना ही अमाउंट डेली बन भी जाता है, बट सेम अमाउंट इज फॉर्म्ड, ऑन डेली बेसिस, उतना बन भी जाता है, एंड सेम अमाउंट इज फॉर्म्ड ऑन डेली बेसिस। और इससे बैलेंस बना रहता है, टू मेंटेन बैलेंस, जिससे आरबीसी बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाए, तो इससे बैलेंस बना रहता है, टू मेंटेन बैलेंस। याद रखेंगे इस बात को, इस चीज को याद रखेंगे। नोट में अपने एक पॉइंट मिल गया कि 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय जाती है डेली, और सेम अमाउंट डेली बन भी जाता है। अबाउट 1% ऑफ आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड डेली, बट सेम इज फॉर्म्ड ऑन डेली बेसिस टू मेंटेन बैलेंस। ये अपना नोट का पॉइंट है जो अपने को लिख लेना है। जल्दी से सारी चीजें लिख लो, जल्दी सारी चीजें लिख लो। जल्दी लिख लो। हो गया? हो गया? सारी चीजें जल्दी से नोट डाउन करते चलो। चलो ये सारे पॉइंट हो गए, तो एक बार ऐसा करते हैं कि आरबीसी को हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आरबीसी के सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज, आरबीसी मोस्ट अबंडेंट, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल्स, या इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। सबसे ज्यादा ब्लड में कोई अबंडेंट सेल है तो आरबीसी है। मेल के अंदर 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड, फीमेल के अंदर 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। यही चीज न्यूबॉर्न बेबी में देखेंगे तो 6.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1। ये हम लोग कर लिए पॉइंट नंबर अपना 1। पॉइंट नंबर 1 खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 पे हम लोगों ने क्या लिखा कि आरबीसी अगर इंक्रीज हो जाए तो बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया, हाई एल्टीट्यूड पे होता है, और आरबीसी अगर डिक्रीज हो जाए तो बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया, जो कि होता है आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। इसको एनीमिया भी बोल सकते हो। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को नाम देते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ये अपना है पॉइंट नंबर 3। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलोगे? इरिथ्रोपोइसिस। पहली आरबीसी यॉर्क सैक में बनती है, फिर बच्चा जब डेवलपमेंट के स्टेज पे रहता है तो स्प्लीन, लिवर, प्लेसेंटा किसी में भी बन सकती है, और आखिरी में जब एडल्ट स्टेज आता है तो आरबीसी बनती है रेड बोन मैरो में। ये है अपना पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4 की बात करें। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो मैच्योर आरबीसी जो होती है डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें नहीं होगी माइटोकॉन्ड्रिया पे। और इसकी वजह से इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहां काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो इसके पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। नंबर है पॉइंट नंबर 4। फिर नंबर पे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 अपना। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है? आरबीसी जो मैमल्स की होती है वो बाइकॉन्केव डिश शेप की होती है, जिसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बाइकॉन्केव मतलब बीच से उसको ऐसे दबा दो, दोनों तरफ से बाइकॉन्केव हो जाएगी, और वैसे तो डिश शेप है। बाइकॉन्केव डिश शेप होगी जिसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए, ताकि मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो सके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस मोर एफिशिएंट हो सके। इसमें एक्सेप्शन है कैमेलोलामा का। कैमेलोलामा में आरबीसी जो होती है ये बाइकॉन्वेक्स और ओवल शेप की होती है। ये था अपना पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है कि आरबीसी में रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसके से ब्लड रेड कलर का दिखता है। हीमोग्लोबिन में 2 चीज है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन है +2 स्टेट में, जिसको फेरस बोलते हैं। ग्लोबिन का मतलब 95% प्रोटीन चैनल है, प्रोटीन चेन से, सॉरी 4 चेन है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। एक एडल्ट की बात करें तो हर एडल्ट के 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है
एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में। तो ये था अपना पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो मेन फंक्शन आरबीसी क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। और उसमें मेनली किस गैस का ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। मेनली किस चीज का ट्रांसपोर्ट? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है अपना? कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन की है, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोल दे रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट नोट करके याद रखना, ये पॉइंट नोट करके सब लोग याद रखेंगे कि 1% आरबीसी डेली डिस्ट्रॉय हो जाती है और उतनी ही बन भी जाती है बॉडी में, ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि बैलेंस लगातार बना रहे। तो यहां पे हम लोगों ने खत्म कर ली किसकी बात? यहां पे खत्म कर ली हम लोगों ने आरबीसी की बात। यहां तक हम लोगों ने आरबीसी पढ़ लिया है। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो चलो चलो, आरबीसी के बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। देखो बच्चों, हम लोगों ने आरबीसी खत्म कर लिया है। आरबीसी के बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है वो है क्या? वो है डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, देखो व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डब्ल्यूबीसी। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी के एक और नाम होता है। व्हाइट ब्लड या डब्ल्यूबीसी का एक और नाम होता है। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, जैसे उसको एरिथ्रोसाइट बोलते थे, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट। हेडिंग डाल दो सब लोग, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट। इसके बारे में भी कुछ चीजें हम लोग को पढ़ना है। व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट। ठीक है, पहली चीज इसके नंबर की बात करें, इसके कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक साथ ही लिख लेते हैं। इसकी पहली चीज नंबर की बात करें तो आरबीसी का नंबर सबको याद होगा। आरबीसी का नंबर कितना होता था? 4.5। आरबीसी का नंबर कितना होता था बता दो, अभी लिखाया था। आरबीसी का जो नंबर होता था वो 5 to 5.5 मिलियन होता था। किसके अंदर? मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम हो जाता था, 4.5 to 5 होता था। यहाँ नंबर जो होता है वो 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। यहाँ जो नंबर होता है वो होता है 6000 to 8000। 6000 to 8000 कितने में? पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ध्यान रखेंगे, 6000 से 8000 होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। किसका नंबर? डब्ल्यूबीसी का नंबर। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी की इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे आरबीसी का हो रहा था वैसे यहां भी हो सकता है। डब्ल्यूबीसी इसका क्या हो सकता है? इंक्रीज और डिक्रीज। डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, और डब्ल्यूबीसी का डिक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। डब्ल्यूबीसी का अगर इंक्रीज होगा तो उसका एक अलग नाम होता है, और डब्ल्यूबीसी अगर डिक्रीज होता है तो उसका एक अलग नाम होता है। डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाए ना बच्चों तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाए तो हम लोग नाम क्या देंगे? उसको नाम दे देंगे ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया, ध्यान रखेंगे। अगर डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज है तो ल्यूकोसाइटोसिस, और डब्ल्यूबीसी का डिक्रीज है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया बोल देंगे। अच्छा, ये जो ल्यूकोसाइटोसिस होता है मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन होता है, ध्यान रखना। ये जो याद रखेंगे, ये जो ल्यूकोसाइटोसिस होता है मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के टाइम पे डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है, मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन, मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के टाइम पे डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, अब एक कंडीशन है
कि अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ती ही जाए, मान लो डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है, ठीक है, 6,000 से 8,000 उसका नॉर्मल अमाउंट है, लेकिन ये बढ़ते 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 कितनी हो जाए, 1 लाख से भी ज्यादा हो जाए, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बढ़ते 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 ये 1 लाख से भी ज्यादा हो जाए तो दिक्कत हो गई। देख लेते हैं, अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ध्यान रखेंगे, अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 लाख, इज ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना, 1 लाख, ध्यान रखेंगे, अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी 1 लाख के बराबर या 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो हम लोग बोल देते हैं कि अब जो है इस पेशेंट को हो गया है ल्यूकेमिया, बोल देते हैं क्या हो गया है, ल्यूकेमिया, बोल देते हैं इस पर्सन क्या हो गया, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, ये जो ल्यूकेमिया होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में ब्लड कैंसर, इसको हो गया क्या, इसको हो गया है ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया को ध्यान रखेंगे इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, यही कहलाता है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। फटाफट फटाफट ये सारी चीजें लिख लो डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का नंबर है, डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज और डिक्रीज है, और डब्ल्यूबीसी का अगर नंबर 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो बोलते हैं ल्यूकेमिया हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है। जल्दी इसको लिख लो और हो जाए तो बता दो। अच्छा रुको, एक हम टाइमर दे दे रहे हैं, अभी एक हम टाइमर दे दे रहे हैं, ये 3 मिनट का टाइमर है, 3 मिनट में ये सारी चीजें लिखनी है, और जो पीछे पढ़ा उसको ध्यान भी देना है। 3 मिनट का टाइमर है, बस मैं आया तुरंत, 3 मिनट के टाइमर में सारी चीजें करनी है, करो, आ रहे। लिख लो इसको। हाँ पूछो पूछो, क्या क्वेश्चन पूछना था, पूछो। पूछो। आ गए वापस आ गए। चलो 3 मिनट हो भी गए अपने। चलो तो ये पॉइंट्स आई थिंक लिख लिया होगा सब लोगों ने। ये डब्ल्यूबीसी के कुछ पॉइंट्स थे जो अपने को लिखने थे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट,
जैसे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को एक नाम दिया गया था, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को एक नाम दिया गया था, क्या किसी को याद है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते थे? अभी बताए थे, चलो एक बार बताओ, रिवीजन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते थे? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते थे, जल्दी बता दो। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते थे, जल्दी बता दो। लामा कैमल की एक वैरायटी होती है, ठीक है, लामा इज वैरायटी ऑफ कैमल, एक तरह का कैमल का स्पीशीज ही है वो। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते थे? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज, अभी बताया, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज, क्या बोलते हैं? क्या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं? यस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हो? यस, गुड। रिस्पॉन्ड करना है बच्चों, इंटरैक्ट करोगे तभी चीजें आएगी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या बोलोगे? इरिथ्रोपोइसिस। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को भी एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस, याद रखना। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को भी एक नाम देंगे, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ WBC, formation of WBC is known as, formation of WBC is known as, इसको नाम क्या देंगे? इसको बोलेंगे ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ WBC को एक नाम देंगे और इसको बच्चों नाम देंगे ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को एक नाम देंगे, इसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोएसिस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। क्या आरबीसी रेड कलर की थी? हाँ, क्योंकि उसके पास क्या था? हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कलरलेस होती है और सिंपल रीजन है क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कलरलेस, नेक्स्ट पॉइंट होता है व्हाइट ब्लड सेल्स नाम है कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ध्यान रखेंगे, आरबीसी जो होती है रेड कलर की होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की होती है, मतलब कलरलेस बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन नहीं है। इसका लाइफ स्पैन भी कम होता है, लगभग 13 से 20 दिन होता है इसका जो लाइफ स्पैन होता है। ध्यान रखेंगे, आरबीसी का तो लाइफ स्पैन 120 डेज था, जबकि इसका जो लाइफ स्पैन है ये कम हो जाता है, इसका लाइफ स्पैन हो जाता है 13 से 20 दिन, 30 टू 20 डेज के आसपास हो जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी होगी, सारी इंफॉर्मेशन लिखो और इसको याद भी रखना, ठीक है। इसका शेप की बात करें, डब्ल्यूबीसी की शेप की बात करें तो इसका एमीबॉइड या इररेगुलर शेप होता है, उसका तो बाइकॉनकेव डिस्क शेप होता था। इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है ये एमीबॉइड या डिस्क शेप का होता है। इसका शेप जो होता है एमीबॉइड, एमीबॉइड या इररेगुलर, डिस्क नहीं, एमीबॉइड, एमीबॉइड और एमीबॉइड या कैसा शेप बोलते हैं इसको? इररेगुलर शेप बोलते हैं, एमीबॉइड या इररेगुलर शेप, एमीबॉइड या इररेगुलर शेप्ड होता है क्या? डब्ल्यूबीसी। ऐसा ऐसा शेप होता है, देखो कुछ ऐसा, ये एमीबॉइड या देख रहे हो इस तरह का जो शेप होता है ये एमीबॉइड शेप होता है। इसका कोई फिक्स शेप तो है ही नहीं, जैसे देखो ये कोई फिक्स शेप है क्या? ये कोई फिक्स शेप है क्या? ये कोई फिक्स शेप तो है नहीं। तो इस तरह का कुछ शेप होता है किसका? इस तरह का कुछ शेप होता है अपना डब्ल्यूबीसी का, एमीबॉइड या इररेगुलर शेप, ठीक है। ये इररेगुलर शेप की होती है आरबीसी। लिख लो ये सारे पॉइंट्स, लिख लो ये सारे पॉइंट्स, लिख लो ये सारे पॉइंट्स भी लिख लो। जल्दी से ये सारे पॉइंट्स लिख लो।
जल्दी 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 लिख लो। सबका जितनी भी जो लिख रहे हैं ना, ये सारे सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, सभी, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो। प्लेटलेट्स केवल टूट के बनती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों ही बनती है बोन मैरो में। तो बोन मैरो में जो रेड वाला स्पेसिफिक रीजन है, रेड बोन मैरो, वहां से आरबीसी बनेगी, और सिर्फ बोन मैरो वाला जो रीजन है, खास जो व्हाइटिश दिखता है, वहां से बन जाएगी डब्ल्यूबीसी। तो दोनों ही बोन मैरो से बनती है, दोनों ही बोन मैरो से बनेगी। हो गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, एक टर्म पढ़ते हैं, और उस टर्म का नाम है डायापिडेसिस। एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग, और वो टर्म क्या है? एक हम लोग टर्म पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के लिए, और वो टर्म होता है डायापिडेसिस। वो जो टर्म है उसका नाम है डायापिडेसिस। इसको समझ लेते हैं पहले, डायापिडेसिस। एक हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी के लिए, और वो टर्म क्या है? वो टर्म है डायापिडेसिस। 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 अब डायापिडेसिस समझ लो क्या होता है। डायापिडेसिस होता है एमीबॉइड मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, जिसकी वजह से वो डब्ल्यूबीसी जो है ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग आउट of WBC, squeezing out of WBC from blood capillary, due to its amoeboid movement, due to its amoeboid movement, ध्यान रखेंगे। एमीबॉइड मूवमेंट की वजह से डब्ल्यूबीसी जो है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाएगी, जिसको हम लोग नाम देंगे डायापिडेस। को थोड़ा सा ना डेफिनेशन तो छोड़ते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये डायापिडेसिस क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम बनाते हैं, उस चीजों को समझते हैं। देखो ये मान लेते हैं कि ये है, रुको, ये मान लेते हैं कि ये है ब्लड कैपिलरी, ये क्या है? ये मान लेते हैं कि ये है ब्लड कैपिलरी, ये है क्या? ब्लड कैपिलरी। देखो ये है क्या? ये है ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब इस ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, इस ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे यहां से मान लो, यहां से छोटे छोटे होल्स होते हैं इसमें, इस ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे होल्स हैं, ये ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं। ठीक है, ये इस ब्लड कैपिलरी में ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज होंगे, इसके अंदर ये डब्ल्यूबीसीज हैं इर्रेगुलर शेप वाले,
ये WBC है। तो ये WBC क्या करते हैं, ये WBC क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वीज आउट होते हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, इससे धीरे 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 बाहर निकलते हैं, इससे धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, यहाँ से भी इससे धीरे 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 बाहर निकलते हैं, इससे धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, यहाँ से भी ऐसे से धीरे 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 करके बाहर निकलते हैं यहाँ से। और ये जब बाहर निकल जाते हैं एमीबॉइड में, अच्छा इसका शेप फिक्स होता तो क्या ये बाहर आ पाते? नहीं बाहर आ पाते। इसका शेप फिक्स नहीं है, ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू इररेगुलर शेप ये बाहर आ सकते हैं, ड्यू टू irregular shape, due to irregular shape it can move out, it can move out, ये बाहर आ जाते हैं। due to irregular shape it can move out, irregular shape की वजह से ये बाहर आ जाते हैं, due to irregular shape it can move out। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, irregular shape की वजह से ये बाहर तो आ जाते हैं, ये तो बाहर तो आ जाते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट, बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ जाए ना तो उससे फाइट करने में हेल्प करता है, हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने पे हेल्प करता है ये बाहर आने की वजह से। देखो यहां से ये बाहर आ रहा है, यहां से ये इसी तरीके से ये बाहर आ रहा है, इसी तरीके से ये बाहर जा रहा है, इसी तरीके से ये भी बाहर आएगा, ये सब धीरे धीरे बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये बाहर आ रहा है किस वजह से? एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू। याद रखना ये जो रेड से बनाया है ये है अपना क्या, ये है ब्लड कैपिलरी, ये है ब्लड कैपिलरी, ध्यान रखेंगे ब्लड कैपिलरी है। इसके अलावा ये जो व्हाइट से है ये सब अपने हैं WBCs, ये सब क्या है? ये है WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स है। और यहां से ये कर रहे हैं डायापिडेसिस, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है जो बाहर आ रहे हैं यहां से, इसी को हम लोग बोलेंगे डायापिडेसिस। इस मूवमेंट को ही नाम क्या दे रहे हैं? डायापिडेसिस, डायापिडेसिस। ये है अपना क्या, ये है डायापिडेसिस की कहानी। जल्दी से डायग्राम बना लो और जो सारी चीजें लिखी हुई यहां पे लिख लो, सारी चीजें लिख लो, डायापिडेसिस उसकी पूरी कहानी यहां पे लिख लो जल्दी से। जल्दी से सारी चीजें लिख लो। इसको बनाना है, इसको बना लेना ताकि इमेज जब देखोगे तो उससे तुरंत याद आ जाएगा डायबिटीज क्या है। इसको बनाना है, इस इमेज को बनाना है, बना लो इसको जल्दी से। रेड से जो दिखाया गया वो ब्लड कैपिलरी है, जो व्हाइट से दिख रहे हैं वो उसमें WBC है जिनका इररेगुलर शेप है, और वो जो येलो से दिखाया गया ये लाइन से जिससे वो बाहर आ रहे हैं उसी को डायापिडेसिस बोल रहे हैं, वही चीज डिनोट कर रहा है डायापिडेसिस। जल्दी से कर लो, जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लो। ब्लड में आरबीसी देखो बनते हैं रेड बोन मैरो में, और WBC बनते हैं बोन मैरो में, सब बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। WBC भी बोन मैरो में बनता है। हो गया, हो गया। आज की क्लास ना इंफॉर्मेटिव ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा डाटा, बहुत ज्यादा आज की क्लास में, तो वो सारे डेटा को अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ WBC। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ WBC। चलो ये लास्ट है, ठीक है, इसको पूरा फोकस होकर पढ़ो, ये टाइप्स ऑफ WBC अपना लास्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? टाइप्स ऑफ WBC, टाइप्स ऑफ WBCs, टाइप्स ऑफ WBCs।
टाइप्स ऑफ WBC, अपनी ये हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ये जो WBC के टाइप्स हैं, जो WBC के टाइप्स हैं, ये दो तरीके के हैं। टाइप्स ऑफ WBC का मतलब है दो तरह के WBC होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एक को नाम देते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। WBC के टाइप्स में दो टाइप के हैं। एक को हम लोग नाम देंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, पहले वाले को बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और एक को बोलेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स। एक है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरे को बोलेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स, दो तरह के हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। आ जाते हैं, इनको समझ लेते थोड़ा सा, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है, फिर छुट्टी कर देंगे। चलो पहले इनको अच्छे समझ लो। ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है, इनको ध्यान से थोड़ा समझना। देखो, हम एक WBC बना देते हैं, ये मान लो एक WBC, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर नहीं होता है समझने के लिए कि ये मान लो एक WBC, एक इधर बना लेते हैं, ये भी मान लेते हैं एक WBC है। ठीक है, सर्कुलर फिर से बोल रहे हैं नहीं होता है, ये समझने के लिए। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कि इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे WBC में क्या मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। दिख रहा है, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर इसके अंदर बना रहे हैं, ये सब हैं ग्रेन्यूल्स। ये सारे स्ट्रक्चर क्या हैं, ये सारे स्ट्रक्चर हैं ग्रेन्यूल्स। ध्यान रखना, ये सारे स्ट्रक्चर हैं क्या, ये सारे स्ट्रक्चर हैं ग्रेन्यूल्स। तो ये है WBC, और WBC में जो ये दिख रहे हैं ये क्या है, ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, लिख लेते हैं, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट है, इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट समझ लो, ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है साइटोप्लाज्म में। ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे फाइन वो स्ट्रक्चर्स नहीं, ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे जैसे बालू नहीं होता, छोटे छोटे कण, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स अगर प्रेजेंट हो, वो ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट हो तो नाम दोगे ग्रेन्युलोसाइट्स, और वो ग्रेन्यूल्स अगर एब्सेंट हो तो नाम दे दोगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक डाई से, डाई का मतलब वो चीज जो कलर दे देता है, जैसे बालों में डाई लगा लो कलर आ जाएगा, स्किन में डाई लगा लो कलर आ जाएगा, तो वैसे इनको भी अगर स्टेन करोगे डाई से, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स है तो स्टेन हो जाएंगे, कलर दिखने लगेंगे। इनको स्टेन करोगे तो स्टेन नहीं होंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स में ये लिख लेते हैं, सिंस ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, since granules are present, since granules are present, hence they can be stained with, hence they can be stained with, they can be stained with specific dye, they can be stained with specific dye, they can be gained with specific dyes, specific dye से इनको स्टेन किया जा सकता है। अब इनके अंदर तो वो है ही नहीं, इस वाले के अंदर तो ग्रेन्यूल्स है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको स्पेसिफिक डाई से स्टेन भी नहीं कर सकते। लिख लेते हैं, सिंस ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, since granules are absent,
Hence they can be they cannot be, नहीं है ना ये कहता, तो ये स्टेन नहीं हो सकते। Hence they cannot be stained, hence they cannot be stained with specific dye, with specific dyes। उनको स्पेसिफिक डाई से स्टेन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, ग्रेन्यूल्स नहीं है। अब अपने को बस कुछ नाम याद रखने हैं, तो वो नाम जो ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है, ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, याद रखेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जाम्पल है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, एंड बेसोफिल, इओसिनोफिल को ना एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, इसी का नाम एसिडोफिल्स भी हो जाता है। अगर ये एसिडोफिल्स लिखे तो कंफ्यूज मत होना, मतलब बात हो रही है किसकी, बात हो रही है इओसिनोफिल की। अच्छा, इसी तरह से इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दो ही एग्जाम्पल हैं, इसके दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक याद रखना है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट लिख रहे हैं, ल्यूकोसाइट नहीं लिख रहे हैं, ल्यूकोसाइट तो डब्ल्यूबीसी को ही बोलते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इसमें दो ही है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ध्यान रखेंगे, तीन जो है फिल्स वाले जो हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में साइट वाले आते हैं। जैसे नाम में साइट लगा हुआ, देखो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, जब साइट लग जाए तो समझ जाओ कि बात हो रही है ए ग्रेन्युलोसाइट्स की, और जब ग्रेन्युलोसाइट्स उसमें फिल्स लग रहेगा, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल जिसको एसिडोफिल भी बोलते हैं और बेसोफिल। जल्दी से सारी चीजें लिख लो, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो। तो हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ लिया, बिटवीन ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये डिफरेंस अपना हो गया है। ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हम लोग डिफरेंस पढ़ चुके हैं। जल्दी इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो, सारी चीजें लिख लो इसमें जो लिखी हुई है। आप अयोध्या आए हो कभी? नहीं, कभी नहीं आए। मेरे से ही पूछ रहे हो ना कि बीच में हम जवाब किसी और का दे रहे हैं। पढ़ाई मत करना, आज ही सारे क्वेश्चन पूछ लेना। लिख लो जल्दी से लिख लो, एक बार जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे पूरा और फिर छुट्टी कर देते हैं। चलो डब्ल्यूबीसी का जल्दी से रिवीजन कर ले, जितना अभी तक डब्ल्यूबीसी में पढ़ा हम लोगों ने। डन, कंप्लीटेड। चलो हम लोग एक बार डब्ल्यूबीसी को पूरा देख ले जहां तक पढ़े हैं। डब्ल्यूबीसी में ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। नंबर की बात करें 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाए तो इसको नाम दोगे ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो बोलोगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी बढ़ता कब है? इन्फेक्शन के टाइम पे। जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा। जब डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है चीजों की, प्रोटीन वगैरह कमी है, तो ल्यूकोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी बढ़ते बढ़ते अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो बोल दोगे ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हो गया। 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हो जाता है। इस केस में बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स का मतलब बहुत सारी दवाएं होती है, कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, जिससे इस चीज को कम किया जा सकता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन के लिए जाते हैं जिससे ये चीज को कम किया जाए। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को नाम दोगे ल्यूकोपोइसिस। जैसे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बोलते थे इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को बोलते थे हीमोपोइसिस, वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को बोलोगे ल्यूकोपोइसिस। कलरलेस होता है क्योंकि वहां पे क्या चीज नहीं है? हीमोग्लोबिन नहीं है। ध्यान रखना, आरबीसी रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर हीम और ग्लोबिन दो कंपोनेंट थे। हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन चेन 4 होती है, 2 अल्फा 2 बीटा।
लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये हीमोग्लोबिन ही नहीं है, और जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो सीधा कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन थी वो 120 दिन थी, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉय होता था स्प्लीन में जाके, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते थे। डब्ल्यूबीसी कहीं भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये 30 से 20 दिन तक इसकी लाइफ स्पैन होती है, और ये ब्लड के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, वही खत्म हो जाता है। आरबीसी का शेप कैसा होता था, बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता था। एक्सेप्शन था कैमल लामा, जहां बाइकॉन्वेक्स और ओवल शेप हो गया था। जबकि यहां पे शेप कैसा है, एमीबॉइड या इर्रेगुलर शेप, ऐसा कुछ शेप होता है, एमीबॉइड या इर्रेगुलर शेप, बहुत फिक्स शेप नहीं होता डब्ल्यूबीसी का। आगे बढ़ते हैं, एक टर्म पढ़ा हम लोगों ने, डायपिडेसिस। डायपिडेसिस का मतलब क्या होता है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी तुरंत से निकल जाए बाहर से, किससे, ब्लड कैपिलरी से, किसके थ्रू, एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू। स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी, द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी, किससे, किससे, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, किस वजह से, एमीबॉइड मूवमेंट की वजह से। जैसे ये ब्लड कैपिलरीज है, इसमें छोटे छोटे माइन्यूट होल्स है, इस माइन्यूट होल से डब्ल्यूबीसी आ गया। क्यों बाहर आ गया, क्योंकि इसका इर्रेगुलर शेप था। एक फिक्स शेप होता तो क्या बाहर आ पाता, नहीं, टूट जाता। अब इर्रेगुलर शेप है तो घूम घाम के कैसे भी करते करते वो बाहर आ जाएगा, और जब वो बाहर आ जाएगा तो जो भी इंफेक्शियस एजेंट्स है, जो भी दिक्कतें कर रहे हैं, डिजीज कॉजिंग लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ के वहीं पे खत्म करता रहेगा। तो फाइट करता है अगेंस्ट इंफेक्शियस एजेंट, ठीक है। ये जो रेड से दिख रहा है ये ब्लड कैपिलरी है, जो व्हाइट से दिख रहा है डब्ल्यूबीसी है, और ये येलो से लाइन दिखा रहा है कि वो बाहर आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं डायपिडेसिस। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी हम लोगों ने देखा कि डब्ल्यूबीसी दो तरह की हो सकती है, एक जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, जिसको ग्रेन्युलोसाइट्स बोल सकते हो, एक जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, जिनको एग्रेन्युलोसाइट्स बोल सकते हो। ग्रेन्युलोसाइट्स में याद रखना, क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स है तो स्पेसिफिक डाई इनके अंदर डालोगे ना तो कलर आ जाएगा, स्पेसिफिक डाई से स्टेन हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है तो स्पेसिफिक डाई से स्टेन भी नहीं होंगे। याद रखना एक चीज और, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल जिसको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, और बेसोफिल, ये ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल है। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल क्या है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। साइट वाले एग्जांपल इधर, फिल्स वाले एग्जांपल उधर, और इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल से पढ़ेंगे, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बट अगर आज अपने अच्छे से पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर अपने को करने होंगे। चलो इसमें से देख के बताओ, इसमें से देख के बताओ कौन सा आंसर सही है। चलो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको देख के बताओ कौन सा आंसर इसमें सही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप करके बताना है, इसमें टाइप करके बताना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही होगा, विच वन इज करेक्ट, जल्दी बता दो, विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है इसमें से, विच वन इज करेक्ट। ब्लड इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा इक्वल्स टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, लिम्फ इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, बोथ बी एंड सी, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सिंपल है, इसमें जो सही होगा वो हो जाएगा ए वाला, ए वाला ही, क्योंकि ब्लड में क्या क्या आता है, ब्लड की अगर बात करो, ब्लड की अगर बात करो तो ब्लड में क्या क्या आएगा, ब्लड में तो पहली चीज आता है प्लाज्मा, ब्लड में पहली चीज आता है क्या, प्लाज्मा, और दूसरी चीज ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लेटलेट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लेटलेट्स, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में दो आते हैं जो आज हम लोग पढ़े हैं, एक पढ़े हैं आरबीसी और एक पढ़े हैं डब्ल्यूबीसी। देखो क्या क्या आ गया आप, तो अगर देखो तो क्या क्या आ गया इसमें, क्या क्या आ गया अपना, इसमें देखो कुछ चीजें अपने को ध्यान रखना है, रुक जाओ, कुछ चीजें अपने को ध्यान रखना है, जैसे आरबीसी आता है, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी आता है, ऐसे ही प्लेटलेट्स आता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये सब तो मिला के फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ गया, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और साथ में प्लाज्मा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये सारी चीजें अगर है तो बोल दोगे क्या कि वो ब्लड है, तो इसका मतलब ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा तो क्या होता था, प्लाज्मा ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, नहीं, प्लाज्मा का मतलब होता था ब्लड माइनस, ब्लड में से क्या घटा दो, ब्लड सेल्स घटा दो, तब प्लाज्मा होगा, तो इसका मतलब, और लिम्फ तो गलती हो जाएगा, लिम्फ वाला ये है ही नहीं, लिम्फ आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, तो इसका मतलब ए वाला ही इसका आंसर है, ठीक है, सबका यही जा रहा था, यही सबका आंसर था। चलो नेक्स्ट, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ, ये बता दो, ये तो अभी जस्ट पढ़ा है,
ये तो अभी जस्ट पढ़ा है, जल्दी बता दो। ये बता दो, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ, क्या है आंसर इज, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है वो क्या है, यस अभी पढ़ा हम लोगों ने। ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के ही तो दो टाइप होते थे, तो ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस नोट कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये रिवीजन कि आपने जो पढ़ा है वो हो रहा है कि नहीं। चलो एक और बताओ, एक और बताओ जल्दी से, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, जल्दी से बता दो, कितने दिन लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, कितने दिन आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, आज ही बताया था, कितने दिन होता है, यस यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, 120 दिन होता है, 120 दिन को आप अगर मंथ में डिवाइड करो तो एक मंथ में लगभग 30 दिन, तो कितना हो गया, लगभग 4 मंथ्स के आसपास, 4 मंथ्स के आसपास। अगर मंथ्स में दे देना तो कंफ्यूज मत, तो अरे सर ने तो मंथ्स बताया ही नहीं, सर तो डेज में बता दिया, तो कन्वर्ट कर लोगे ना, 4 महीना ही होता है 120 दिन, तो 120 डेज दे दे या 4 मंथ दे दे, दोनों एक ही चीज है। अब ये बता दो, हीमोग्लोबिन कंटेन्स, हीमोग्लोबिन, ये सब आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ये सब आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स क्या होता है हीमोग्लोबिन में, ए बी सी डी में से बता दो, ए बी सी डी में से बता दो, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जल्दी बता दो, ए बी सी डी क्या होगा आंसर, हीमोग्लोबिन में ए बी सी डी में से कौन सा चीज होता है, बता दो जल्दी से। हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम +2, सोडियम तो +2 होता भी नहीं तो वैसे भी गलत हो गया, कैल्शियम +2, कौन सा हो जाएगा, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आ जाएंगे। हीमोग्लोबिन में होता है क्या, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, और वो भी किस स्टेट में, +2 स्टेट में, +2 स्टेट का मतलब किस स्टेट में है वो फेरस स्टेज पे है, ध्यान रखेंगे किस स्टेज पे है, फेरस स्टेज पे है वो, ठीक है, +2 का मतलब है वो फेरस स्टेज पे है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये बता दो, पिछली क्लासेस का ये क्वेश्चन है, पहले वाली क्लास का आया है ये, सीरम क्या होता है इनमें से, सीरम क्या होता है बता दो, जल्दी बता दो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, ए बी सी डी तीनों में से कौन सा सही होगा, जल्दी बता दो, ए बी सी डी कौन सा सही हो जाएगा, ए बी सी डी, सीरम क्या होता है, जल्दी बता दो, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा इसमें, बता दो, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा, अरे ये चीज देखो, ऐसे देख लो ना कि जो सीरम होता है, सीरम हम लोग कैसे निकालते थे, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर घटा दो, प्लाज्मा में से क्या घटा दो, क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्या ऐसा कोई दिया हुआ है, देखो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, तो क्या ऐसा कोई दिया हुआ है ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है नहीं, ब्लड विदाउट फिब्रिनोजन दिया है, अदरवाइज कॉल्ड एज प्लाज्मा गलत हो गया, ब्लड विदाउट फिब्रिनोजन, ब्लड विदाउट कॉर्पसल्स नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ब्लड से देख लेते हैं, तो ब्लड में क्या घटा दोगे कि प्लाज्मा आ जाएगा, चलो ये बता दो, ब्लड में क्या घटा दोगे कि प्लाज्मा आ जाएगा, ब्लड में ऐसा क्या घटा दे कि प्लाज्मा आ जाए, तो ब्लड से ऐसा करो, ब्लड सेल्स को हटा दो, ब्लड सेल्स को कॉर्पसल्स बोल देते हैं, ब्लड से हटा दो क्या, कॉर्पस्कल्स, ये तो हो गया प्लाज्मा ना, ब्लड में से कॉर्पस्कल हटा दो तो प्लाज्मा बचा, और इससे एक चीज और हटा दो,
और वो क्या हटा दोगे, वो हटा दोगे क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजेन हो जाता है, फिब्रिनोजेन हो जाता है भाई। यही तो है अपना क्या, यही तो है क्लॉटिंग फैक्टर, यही है क्लॉटिंग फैक्टर। यहां पे यही, इसी वजह से तो क्लॉटिंग भी होता था, क्लॉटिंग प्रोटीन था ये, क्लॉटिंग में हेल्प करता था। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड विदाउट फिब्रिनोजेन एंड कॉर्पसल। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ब्लड विदाउट फिब्रिनोजेन एंड कॉर्पस्कल्स। आई होप ये सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे आपके। कुछ क्वेश्चंस और है स्लाइड में जो होमवर्क में दे रहे हैं, देख लो स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस और हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन होमवर्क भी दे रहे हैं। इन ह्यूमन आरबीसीआर फॉर्म्ड कहां बनता है, रेड बोन मैरो में। ये सब क्वेश्चंस कुछ इजी जो आपके हैं ये हमने छोड़ दिया है, इसको आप जरूर कर लेना होमवर्क में, जरूर ये स्लाइड मिल जाएगी आपको, इससे क्वेश्चन जरूर कर लेना। होमवर्क समझ लो, पहली चीज रिवीजन करना है, क्लास नोट्स का जरूर कर लेना कल की क्लास से पहले। दूसरा, अपने को एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करना है, एनसीईआरटी रीडिंग करना है। ब्रीदिंग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, ठीक है। सेकंड पेज की रीडिंग आप कर सकते हो, वहां से ये चीजें आएगी। नेक्स्ट, इसके बाद डीपीपी सॉल्व करोगे, डीपीपी सॉल्व, और मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो अपने स्लाइड में है, मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रॉम स्लाइड, मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रॉम स्लाइड। वो क्वेश्चन जो किस में है, जो स्लाइड में दिए गए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, उसको जरूर सॉल्व कर लेना, स्लाइड्स में वो क्वेश्चन आगे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क है, इतना आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है, क्लियर है। तो तब तक सब लोग पढ़ाई करते रहो, रिवीजन